अब हम हमारा दूसरा भाग शुरू करेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये कॉलोनीज तक कैसे पहुंचा। ठीक है, ये जो औद्योगिकरण है, अब जैसे कॉलोनीज का तो आपको पता होगा, इंडिया वो क्या था, पहले ब्रिटिश की कॉलोनी था। ब्रिटिश की कॉलोनी मतलब ब्रिटिश का पावर था, इंडिया में जो भी होता था उस पे किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश का। वैसे ही एक जगह है वियतनाम, ठीक है, इस पे फ्रेंच का कंट्रोल था, वियतनाम फ्रेंच की कॉलोनीज थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा ही नहीं है यूरोप में या ब्रिटेन में या फ्रांस यहीं पे ही आया है, ये ऐसी कॉलोनीज में भी आया। तो इसमें ही हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में कैसे आया ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, आपको पता है जो इंडस्ट्रियल जो हमारे इंडिया के गुड्स थे ना उसकी काफी ज्यादा डिमांड थी पहले, मतलब कि वो मार्केट को डोमिनेट करता था इतनी अच्छी। जैसे आज अगर मैं टेलीकॉम की बात करूँ तो जियो डोमिनेट करता है, कहाँ पर, हमारे इंडिया पे। अगर ओवरऑल बात करूँ तो गूगल है, उसकी डोमिनेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा कंट्रीज यूज करती है। तो वैसे ही हमारे इंडिया के जो गुड्स होते थे, जो कुछ गुड्स हो गए वो क्या थे, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसका कारण क्या कहते हैं, पहला इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, पहला कारण था कि डिमांड लोग ज्यादा करते थे। दूसरा उसकी क्वालिटी, मतलब इतना अच्छा बनाकर देते थे ना, इस सामान की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, तीसरा ये था जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो काफी अच्छा था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो तब जो पोर्ट्स होते थे, एक तो ये हमारा हो गया सूरत वाला पोर्ट, और ये हुगली वाला, ये हुगली बेसिकली बैंगलोर का पोर्ट था। ठीक है, तो काफी ज्यादा सामान का आदान प्रदान यहाँ से हो जाता था जल्दी, टाइमली। तो क्या हुआ, 1750 तक, 1750 तक ये सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है, 1750 तक काम वाम क्या हो रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन ये जो नेटवर्क है, ये जो ट्रेडर्स नेटवर्क कनेक्ट करते थे, जैसे ये जो पोर्ट वगैरह पे नेटवर्क होता था ना, कि इस जगह से उस जगह बिठाना है तो शिप्स के थ्रू जाएगा, ये एक नेटवर्क ही कहलाता है। तो 1750 तक बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये क्या हो गया, एकदम डिस्टरप्ट हो गया, खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि 1750 के बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, उनकी क्या होती है, एंट्री होती है हमारी कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, सूरत, मछलीपट्टनम, ठीक है, और हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशिया बंदरगाहों का साथ खूब व्यापार चलता था। तो बताया ना, खूब व्यापार चलता था। यूरोपीय लोगों ने नेटवर्क पर नियंत्रण कर लिया और निर्यात एक्सपोर्ट्स में कमी है, मतलब निर्यात एक्सपोर्ट्स में। अब कैसे कमी आई, इन्होंने क्यों वो कर लिया था। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं सबसे पहले तो, कि ये जो नेटवर्क है ये बंद कैसे हुआ, बंद करने का मैंने आपको कारण बताया कि ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारे इंडिया में। अब ब्रिटिशर्स तो बाद में आए थे, लेकिन जो उनकी कंपनी थी वो पहले आ गई थी। क्या था, उनकी जो वो एलिजाबेथ क्वीन थी उनसे वो साइन करवा के लेकर आए थे, ताकि वो हमारे इंडिया में ट्रेड कर सके। अब इंडिया में जब वो आए तो वो जो हमारे इंडिया पे जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसके पास गए, थोड़ा उसको पटाया वटाया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, आपको इतना बेनिफिट होगा, हम इतना सामान बेचेंगे तो आपको इतना देंगे। तो किस तरह से उनको मैनिपुलेट करके उन्होंने क्या, ट्रेड के जो ट्रेड करने के राइट्स के ले लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, पोर्टुगीज, तो काफी सारी कंपनीज एक साथ ही आ गई थी। ठीक है, और इन्होंने बात बात करके अलग अलग जगह पे लोगों के से जो राजा वगैरह थे उनसे बात करके अपने हाथ में मोनोपोली राइट्स ले लिए, मतलब पावर, इस सामान का जो ट्रेड वो करेंगे वो हम ही करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया के लोग हैं तो इनका जो सामान है क्या, उनको कंपटीशन मिल गया, टफ कंपटीशन। अब ये भी हमारे इंडिया में बना रहे हैं, ये भी इंडिया इंडिया के लोग इंडिया में बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बढ़ गया। ठीक है, एक कंपटीशन वाला फैक्टर आ गया। दूसरा ये हुआ कि इन लोगों ने ना अपने नए पोर्ट्स, पहले तो ये इनके पोर्ट्स बनते थे, इनके पोर्ट पे यहाँ वो सूरत हो गया, मछलीपट्टनम, हुगली, यहाँ से ट्रेड होता था। जब ये ब्रिटिशर्स आए तो ना अपने नए ट्रेड बनाए, बॉम्बे वाला बनाया, कैलकटा पोर्ट बनाया, तो ये इन्होंने नए पोर्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो सामान हमारे इंडिया के लोग बनाते थे, बेसिकली वीवर्स और जो आर्टिसंस होते हैं जो बुनाई वगैरह का काम करते हैं, तो उनको ना काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, इनका इम्पैक्ट पड़ा था। तो जो इम्पैक्ट पड़ा था वो उन लोगों को भी पड़ा था, ये जो, क्योंकि इनको एक तो कंपटीशन मिल रहा था, ऊपर से ये लोन लेकर काम वाम करते थे। तो क्या हुआ था, बैंक वगैरह भी बैंक हो गए थे, क्योंकि ये लोग पैसे वगैरह पे नहीं कर पाते। जब कम वो ये बेच ही नहीं पाएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, और पैसा नहीं कमाएंगे तो बैंकों को कहाँ से देंगे, तो बैंक क्या होने लगे, बैंक होने लगा। फिर उन्होंने पूछा कि बुनकारों का क्या हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग के फेज में अगर मैं बात करूं, इनिशियल फेज में, अभी तो जैसे बुनकारों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन इनिशियल फेज में क्या चल रहा था मैं यहाँ बताती हूँ। जो डिमांड थी हमारी इंडियन टेक्सटाइल की, वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ये कपड़े बनाने बनाने की, ये जो भी डिमांड थी, जो लोग बनाते थे, इनकी डिमांड भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, इनको काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। क्यों दिक्कत होने लगी, क्योंकि जैसे समझो ये वीवर्स हैं, ठीक है, ये हमारा माल बना रहे हैं,
ठीक है, ये माल बेचते थे ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसी थी हमारी फ्रेंच कंपनी थी, डच कंपनी भी थी, ठीक है, पोर्टुगीज। तो इन सबको ही सामान चाहिए था। इन एक तो इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी इन लोगों की, और माल भी सबको चाहिए था। तो क्या करते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या कंपटीशन फेस करना पड़ता था, है ना। तो माल को क्या ज्यादा से ज्यादा प्राइस में लेना पड़ता था, तो इनको वीवर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो एक एडवांटेज होता था पहले वीवर्स को। ठीक, क्या देखा अभी हमने, क्या था कि एक तो डिमांड बहुत ज्यादा होती थी। मतलब डिमांड इन द सेंस कि समझो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको अपना सप्लाई मेंटेन करना था। जैसे ये लोग हमारे बना रहे हैं, ठीक है, बुनाई वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इनको सामान बेचना है कहीं और किसी और लोगों को। ठीक है, अब क्या था, डिमांड बहुत ज्यादा है और ये लोग ज्यादा बना नहीं पा रहे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सप्लाई नहीं मीट कर पा रही थी। पहली दिक्कत तो ये आ रही थी। दूसरा, कंपटीशन मिल रहा था और दूसरे प्लेयर्स से, जैसे फ्रेंच कंपनी हो गई, डच कंपनी। इसकी वजह से ये जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको बार्गेनिंग पावर मिल जाती थी, ज्यादा पैसा वसूल सकते थे कि हाँ भाई तुम्हें हमारी डिमांड है तो मैं ज्यादा पैसा चार्ज कर सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, बट फिर क्या हुआ बाद में, पहले तो इनिशियली ब्रिटिश इंडिया कंपनी खुद ही हेल्पलेस थी, पर बाद में क्या हुआ, पासा एकदम पूरा पलट गया। पूरा कैसे पलटा, ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने ना बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। अगर आपको 8th स्टैंडर्ड का याद है तो ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में क्या था, जब ये जीत गए तो अब पावर किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में। सब कुछ कंट्रोल, सामान इधर से उधर जाना, कितने रुपए में जाना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, किसको काम देना है, सब कुछ की पावर क्या आ गई, इनके पास आ गई। अच्छा, अब हम पढ़ के देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कि पहले वीवर्स की हालत कैसी थी, वीवर्स की हालत अच्छी थी, उनको अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीती ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर लड़के, तो इनको राजनीतिक सत्ता मिल गई, पॉलिटिकल पावर मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये अपना अधिकार जमाने लगी कि हाँ भाई अब हमारा राइट। तो पावर में आने के बाद क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो एलिमिनेट कर दिया अपना कंपटीशन, जो इनका टक्कर देने वाले लोग थे इनको हटा दिया। कौन कौन थे वो, फ्रेंच कंपनी थी, डच कंपनी थी, पोर्टुगीज थी, इनको क्या किया, इंडिया से बाहर निकाल दिया। दूसरा, इन्होंने अपने कॉस्ट पे कंट्रोल, कंट्रोल कॉस्ट का मतलब जो ये अभी हम आगे इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एकाधिकार का, कंपनी ने बुनकारों पर निगरानी रखने, दलालों एवं व्यापारियों को हटाने के लिए गुम गुमाश्ता क्लर्क नियुक्त किया। अच्छा, ओके, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकारों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम हुई, बुनकारों का क्या हुआ। लेकिन अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि ये पॉलिटिकल पावर में आने के बाद पहले तो क्या हुआ, इन्होंने अपना कंपटीशन भगा दिया। उसके बाद पहले जो जो वीवर्स को फायदा होता था, महंगा महंगा बेच सकते थे क्योंकि कंपटीशन था। तब इन्होंने कॉस्ट भी कंट्रोल कर ली। इन्होंने बोला कि भाई नहीं, अब हम आप 25 रुपए में हमें बेचोगे, क्योंकि अब तो और आप किसी को बेच ही नहीं सकते, हमें ही बेचना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे कंट्रोल आ गया। दूसरा, रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना शुरू किया, मतलब जो सामान है वो बने भी और टाइम टू टाइम जाए, सप्लाई भी हो मार्केट में। अच्छा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब ये लोग ऐसे तो है नहीं कि खुद से हर हर जगह जाएंगे, हर गांव गांव से जाएंगे, सामान उठाएंगे और फिर बेचेंगे। तो इन्होंने क्लर्क अपॉइंट कर दिया, उस क्लर्क को हम गुमाश्तास बोलते हैं, गोमशतास जो भी है, ठीक है, गुमाश्ता, हाँ, एक तरह से क्लर्क होता है। तो इन्होंने उसको अपॉइंट किया और इन्होंने बोला कि तुम ये काम करोगे कि गांव गांव सामान लोगे, इनसे पैसा वसूलने का काम, पैसा देने का काम, सारा काम तुम्हारा होगा। तो क्या थे ये लोग ना, काफी ज्यादा हार्ड थे। इनके मतलब इनको तो पैसा वसूलना था, इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब था पैसों से, बाकी ये कुछ नहीं देखते थे। जैसे समझो कि अगर ये किसी किसी वीवर्स के पास, बुनकार के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे घर में ऐसी कोई दिक्कत है या शादी वादी है तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, ये लोग नहीं देते थे, साफ साफ मना करते थे, कहते थे काम करो फिर ही पैसा मिलेगा। तो काफी ज्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे इनके रूल्स, और मारते पीटते भी थे जब काम टाइमली नहीं होता, तो ये सब होता था। ठीक है, तो और इन्होंने दलालों या व्यापारी को हटाने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे इंडियन ट्रेडर्स ही ये काम करते थे, जो इंडियन ट्रेडर्स और मर्चेंट थे ना, दलाल या व्यापारी, तो यही ये काम करते थे कि लोगों से जाना, सामान लेना और फिर बेचना। लेकिन इन लोगों को हटाने के लिए इन्होंने क्लर्क को अपॉइंट किया, ये सामान लेते थे फिर ये बेचते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकारों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। अब इनकी वजह से जो वीवर्स है उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। प्रॉब्लम ये थी कि अब ये क्या करते थे, इनको ना एडवांस पेमेंट कर देते थे वीवर्स को, ताकि ये कहीं किसी और के पास काम ना करने लग जाए, किसी और के पास ना भाग जाए। तो पहले ये कम पैसे देते थे लेकिन एडवांस दे देते थे। ठीक है, तो मजबूर में इन लोगों को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। दूसरा,
कि क्या बोलते हैं, इनको किसी और के साथ क्या बोलते हैं काम करने के लिए मना कर दिया गया था, ये तो मैंने बताया। तो परेशान होकर इन्होंने क्या शुरू किया, ये जो विलेजर्स हैं, ये वीवर्स है सॉरी, इन्होंने फाइनली परेशान होकर इन्होंने ये सोचा कि हम शहर ये विलेज छोड़ के चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, हम काम छोड़ देंगे तो इनका काम कैसे निकलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। बुनकारों और गुमशुदों के बीच टकराव की खबरें आने लगी और बहुत सारे स्थानों पर बुनकार गांव छोड़कर चले गए, मैंने भी आपको बताया। ठीक है। फिर क्या हुआ, भारत में मैनचेस्टर है। अब मैनचेस्टर आपने बेसिकली फुटबॉल से सुना होगा, तो मैनचेस्टर एक सिटी है। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में कोई एक ये मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम की एक ये सिटी है। ठीक है। वैसा तो नहीं है कि ये सिटी पैरों से चल के या हाथों से चल कर आई। इसका मतलब है ये जो सिटी में, ये जो मैनचेस्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, जो उत्पादन हो रहा था, वो उठकर हमारे देश में आ गया। हमारे कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया। अब ये हुआ क्या, इसकी स्टोरी है। एक आदमी है जिसका नाम है हेनरी पुटेलो, उसने बोला था कि ये जो इंडिया की जो डिमांड है ना प्रोडक्ट्स की, वो कभी भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट इतने हाई क्वालिटी के होते, इतने अच्छे होते हैं ना, तो कभी डिमांड कम नहीं हो सकती। पर हुआ क्या, बट उन्होंने तो बोल दिया, बट इवेंचुअली हुआ ये था कि जो हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट था, जो सामान हम भारत में बनाते थे, ठीक है, हम जैसे ये हमारा कंट्री है, ठीक है, हमने यहाँ सामान बनाया, ठीक है, तो हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, पहले काफी ज्यादा होता था। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं बात करूं 1811 से लेकर 1812 तक, तो तब 33% सामान इंडिया का बना हुआ कहाँ जाता था, बाहर जाता था। लेकिन 1850 से 1850 और 1851 के बीच में क्या हुआ, ये 3% ही रह गया। पहले हम 33% भेजते थे, अब 3% ही। क्या हुआ, कैसे ये चेंज आया, इसके बारे में जानते हैं। क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि कॉटन कॉटन काफी ज्यादा फेमस था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये जो हमारी ये जो क्या बोल रही थी मैं, एक सेकंड, ये जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन की कंट्री क्या करती थी, हमारे इंडिया से कॉटन लेकर चली जाती थी। ठीक है, यहाँ से इन्होंने लिया ये कॉटन, ठीक है, और इनकी ये फैक्ट्री है यहाँ पे ब्रिटेन में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कॉटन ले जाके यहाँ पे कपड़े वपड़े बनाए, कपड़े, ओ एक सेकेंड, ठीक है, हम्म तो इन्होंने क्या, कपड़े बनाना शुरू किया। ठीक है, अब कपड़े बना के हमारे ये इंडिया के मार्केट में क्या करने लग गए, बेचने लग गए, एक तरह से प्रोडक्शन उठाकर कहाँ, इंडिया में भेज दिया। मंगवा तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही रहे थे। अब इससे क्या होने लगा, जो मशीन से जो सामान बनते हैं ना, जो गुड्स बनते हैं, वो काफी चीप होते हैं, जो सस्ते होते हैं। तो अभी सस्ता सामान हमारे भारत में बेचने लगे, तो लोग तो ऑब्वियसली सस्ता सामान खरीदेंगे, भारत के लोग। तो इन्होंने ना इनके गुड्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि जो हाथों से बनाए हुए, जो हमारे इंडिया के लोग बनाते थे हाथों से, उनका प्राइस क्या होता था, थोड़ा महंगा होता था। ठीक है, तब इतनी फैक्ट्रीज भी नहीं थी, फैक्ट्रीज में नहीं बनते थे कपड़े, बाहर ही बनते थे, जो आते थे हमारे इंडिया में, और वो सस्ते होते थे, और हाथ से बनाए गए महंगे होते थे, तो लोग सस्ता वाली खरीदेंगे। है ना, इतनी देशभक्ति किसी में नहीं आ रही कि वो पीजेंट्स के खरीदे लोकल के। तो इसकी वजह से ना इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हुई। ठीक है, इसकी वजह से अब ये नुकसान क्या क्या है मैं ये बताती हूँ। सबसे पहला तो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल मैं कह सकती हूँ कि जो कॉटन था वो सारा का सारा बाहर बेचने लगे, तो इनके पास तो प्रॉब्लम ही थी। दूसरा ये होने लगा कि इंडियन फैक्ट्री को कंपटीशन फेस करना पड़ गया, जो हमारी इंडियन फैक्ट्री है जिसमें लोग मशीन्स का उतना पहले यूज नहीं करते थे, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि ये लोग तो सस्ता माल बेचते थे और इनका महंगा होता था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वीवर्स पर, मतलब जो एक्सपोर्ट मार्केट है, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट मार्केट जो हम बेचते थे, मैंने आपको बताया 33% से 3% ही रह गया, वो एकदम खत्म हो गया। ठीक है, और जो लोकल मार्केट होता है वो भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि ये लोग अब क्या बेचेंगे, कुछ है ही नहीं इनके पास बेचने के लिए। तो ये सारी क्या थी, काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। जरा हम आगे देखते हैं। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, तो कपड़ा बुनकारों के सामने कई समस्याएं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, मतलब कोलैप्स हो गया था, मैंने अभी बताया। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार, इंपोर्ट मतलब कि हमारा इंडिया काफी ज्यादा बाहर से सामान मंगवाने लग गया, इंपोर्ट होने लगा उनके कपड़े। ठीक है, फिर ये सारी सिचुएशन है क्या हुई, बाद में सही हो गई। बाद में कैसे, जब अमेरिका में वो सिविल वॉर हुआ था ना, अपने कारण कच्चे कपास की कमी। अच्छा, तो ये सारी सिचुएशन जो थी ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हो गई थी, काफी सही हो गई थी, मतलब क्योंकि वो लोग तो बिजी हो गए थे लड़ाई वड़ाई करने में। ठीक है, और हम लोग फोकस कर रहे थे इंडस्ट्री सेटअप करने में, तब नॉर्मल हो गई थी, वो हम बाद में देखेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अमेरिकी गृह युद्ध जो सिविल वॉर था, इसके कारण कच्चे कपास की कमी हो गई थी, तो हमारे इंडिया ने क्या करी थी, वो पूरी करी थी। फिर हम बात करते हैं फैक्ट्रियों का आना, हमारे इंडिया में फैक्ट्रीज कैसे आई, कहाँ।
तो सबसे पहले तो हमारी ये कॉटन मिल स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में 1854 में। इन्होंने बोला मुंबई की पहली कपड़ा मिल जो लगी थी वो 1854 में लगी थी। फिर दूसरी हमारे लगी थी बंगाल में जूट मिल, ये लगी थी 1856 में। आपसे ये पूछेंगे नहीं बट ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर एल्गिन, ये भी एक वो होता है, टेक्सटाइल होती है। ठीक है, ये सेटअप हुई 1860s में। दूसरी कॉटन मिल अहमदाबाद में हुई थी, 1860s में ही हुई थी, पर अहमदाबाद में हुई थी। पहली बम्बई में हुई थी। तो अब अगर मैं बात करूं कि किसने ये इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू किया, ये इंडस्ट्री कोई तो सेटअप करेगा ना। ठीक है, किसने सेटअप करी और इनको पैसे कहाँ से मिले ये सेटअप करने के लिए, और कौन लोग काम करने आते थे, तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो होता ये था कि मैं आप पहले बताती हूँ कि किन किन लोगों ने स्टैब्लिश करी है। एक है, आपने जेआरडी टाटा का नाम सुना होगा, काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज भी टाटा कंपनी का इतना नाम है। तो एक तो हमारे टाटा हो गए, ठीक है, जमशेद जी टाटा जी। ठीक है, दूसरे थे हमारे डिनशॉ पेटिस, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, तो ऐसे और भी नाम थे, सेठ हुकुमचंद। ठीक है, सेठ हुकुमचंद हो गए हमारे। ठीक है, इन्होंने जूट की मिल डाली थी 1917 में। अब आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट जूट मिल तो 1856 में डाली थी, तो ये कौन सी है? वो सारी जो थी ना वो ब्रिटिशर्स ने डाली थी हमारे इंडिया में। जो तो पहली इंडियन जो मिल थी, जो इंडियन इंसान ने डाली थी, वो डाली थी सेठ हुकुमचंद ने 1917 में। अच्छा, अब इनके पास आता कहाँ से था ये फैक्ट्री वैक्ट्री डालने का पैसा? तो इन लोगों ने क्या किया, इनके पास दिमाग था, अच्छे खासे लोग थे, ट्रेड करते थे। तो ये लोग ना ट्राई जो स्मॉल स्केल पे ट्रेड करते थे दूसरी कंट्रीज के साथ, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे समझ लो चाइना हो गया और ईस्टर्न नेशंस हो गए, जो अफ्रीका हो गए, ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ वहां पे ना इन लोगों ने अपना ट्रेड, अपना सामान बेचना शुरू किया, जैसे ओपीएम हो गए, टी वगैरह हो गए, तो ये लोग वहां पे बेचते थे। फिर वहां से जो पैसा आता था, इन्होंने उस तरह से यहाँ पे फैक्ट्री बनाना शुरू किया। अच्छा, अब हम बात करें हाँ इनकी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे। द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे, मतलब वही फैक्ट्रीज वगैरह में, बिजनेस में। 1830 से लेकर 1840 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त जॉइंट स्टॉक कंपनियां लगा ली थी। एक तो मैंने जूट मिल के बारे में बताया, ठीक है, और के बारे में जमशेद जी टाटा जी हो गए, ठीक है, जिन डिनशॉ पैटेट हो गए, सेठ हुकुमचंद, इन्होंने जूट वाली डाली थी, सॉरी। ठीक है, और उन्होंने जेडी बिड़ला के पूर्वज, मद्रास के सौदागर, तो ये सारे लोग क्या थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। फिर अगर मैं बात करूं ये मजदूर कहाँ से आए जो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, तो क्या था, अब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोग जो कंट्री साइड है, मतलब गांव से क्या होते उठ के शहरों में आने लगे। तो जॉब एक यहाँ पे हम देखेंगे जॉबर, हाँ, जॉबर की भूमिका क्या थी। जो एक जॉबर था वो क्या करता था, वो रिक्रूट करता था, वो लोगों को गांव से उठा के इंडस्ट्री में डालता था। अब ये जॉबर का काम ही यही होता था एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कंपनी में हायरिंग करते हैं। तो पहले उनका नाम, जो लोगों की जॉब लगवाते थे उनका नाम क्या था, जॉबर। तो 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,80,000 मजदूर काम करते थे। ठीक है, फिर 1946 तक ये संख्या बढ़कर काफी ज्यादा हो गई, तो मतलब लोगों के काम करने की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, बम्बई में एक मिल में कामगार 20वीं सदी की शुरुआत। अच्छा, ये फोटो इन्होंने दिखाई हुई है। अब जॉबर की भूमिका क्या होती थी, बेसिकली ये क्या करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन के अराउंड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहां से छोटे छोटे जगह से उठाकर लोगों को फैक्ट्रीज में डालते थे, उनका पूरा प्रोसेस करते थे, उनको क्या करते थे, रिक्रूट करते थे। और जॉबर क्या करते थे, बेसिकली ट्रस्टेड, पुराने, जैसे एक ही शहर में रह रहे काफी टाइम से, तो इन पे विश्वास किया जा सकता था। अच्छे अच्छे लोगों को ये क्या लाते थे, कंपनीज में लेकर आते थे। ठीक है, और इनके पास काफी अथॉरिटी और पावर भी होता था। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बॉम्बे के रत्नागिर से लोगों को लाके कंपनियों में रखा जाता था, तो एक ट्रस्टेड थे ये। ठीक है, उद्योगपति एक नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और ट्रस्टेड कर्मचारी, विश्व सत्य होता था, जो लोगों को कंपनियों में दाखिला करवाता था। ठीक है, अब हम आगे आने वाले पार्ट में पेक्यूलैरिटीज के बारे में जानेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद क्या क्या ऐसी कुछ अजीब सी चीजें हुई।